आंखें सहजता से बंद, मेरे साथ साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओ ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड। दोनों हाथ को रब करेंगे, अपने बॉडी के चारों तरफ एक पॉजिटिव कवरिंग बनाएंगे। अगेन रब योर बोथ palm, put your palm on your eyes, now open your eyes. वेरी गुड। चलिए, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी प्रीवियस क्लास के। सभी लोग मैसेज करेंगे, ठीक है? और जिनको पता हो वो एकदम बढ़िया से, जिनका नाम लूंगी वो बोलेंगे, ठीक है? तो मुझे बताइए, हमने कल कितने प्लेन्स पढ़े थे? टाइप करिए। मैम 3। वेरी गुड। ठीक है, आकांक्षा बताओ कौन कौन से प्लेन हैं? नाम बस बताना है। मैम आकांक्षा। नाम वैसे एकदम से याद नहीं है। एक तो अच्छा। जो बीच से ऊपर से लेके नीचे तक के हाफ करेंगे तो, एक बीच में से लेफ्ट और राइट करेंगे तो, और एक अपर वेरी गुड। पार्ट नीचे का पार्ट। ओके ठीक है, मनीषा इसको स्पेसिफाई करो इनके नाम के साथ। बाहर हो, आप बोल नहीं पाओगे मनीषा। चलो संगीता आप बताओ। मैम हाँ सेजाइटल प्लेन हाँ जो बताइए। लेफ्ट राइट में डिवाइड करते हैं, इसमें मीडियल वेरी और गुड। लेटरल भी होता है। कोरोनल प्लेन इंटीरियर और पोस्टीरियर से डिवाइड करते हैं। और वेरी गुड। ट्रांसवर्स प्लेन जब आप अपने मतलब पेट के ऊपर वाले भाग या पेट के नीचे वाले भाग यानी अपर और लोअर, यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर। वेरी गुड ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, वेंट्रल मतलब क्या होता है और डोर्सल मतलब क्या होता है? वेंट्रल डोर्सल मतलब सामने का भाग और हाँ, डोमिनल मतलब पीछे का भाग। डोर्सल ठीक है। डोर्सल मतलब पीछे का भाग होता है। तो ये हुआ आपका। अब मुझे बताइए, कितनी कैविटी हमने पढ़ी थी? 2 लार्जर कैविटी कौन कौन सी है, उनके नाम बताइए। बताइए संगीता। बाकी सब टाइप करिए। संगीता आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। हाँ बताइए। मैम डॉर्सल पढ़े थे और वेंट्रल, तो जो डॉर्सल कैविटी में आया था क्रेनियल और स्पाइनल कैविटी, वेरी और गुड। फर्स्ट में एब्डोमन और स्पाइनो ऐसे करके कुछ था। और फिर थोरेक्स कैविटी और एब्डोमन कैविटी, और जो पेल्विक के पास था उसका नाम मैं भूल रही हूँ। एब्डेनो पेल्विक ऐसा कुछ। अच्छा चलो ठीक है। मनीषा ने बताया है थोरेसिकल और एब्डोमिनो पेल्विक वेंट्रल साइड में होते हैं, ठीक है। प्रीतिका अब आप बताओ नाम, डोर्सल और वेंट्रल में कौन कौन से होते हैं? प्रीतिका। अरे मैम मैंने कल पढ़ा नहीं है इसको। नहीं पढ़ा आपने? अनिमेश बताओ। जी मैम। हाँ बताइए, हमारी वेंट्रल कैविटी में कौन कौन सी कैविटी होती है? वेंट्रल के ध्यान में नहीं आ रहा है मैम। पढ़ते नहीं हो बेटा आप लोग, पता है मेरे को, ठीक है। नहीं मैम, ऐसा बात नहीं है। प्रियंका आप बताओ। प्रियंका देवांगन। मैम मेरा ये फर्स्ट क्लास है बायोलॉजी का आज। हाँ, आप 4 दिन के बाद तो क्लास अटेंड करते हो, ठीक नहीं, है। मैं आज अटेंड की हूँ, पहला है मेरा। हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ। सुब्रा जी आप बताइए। हाँ छुट्टी बच्ची थोरेसिक बताएगी। कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। हाँ ठीक है, एब्डोमिनल और साम पेल्विक कैविटी को एक साथ एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कहते हैं, ठीक है। यस। वेरी गुड। डॉर्सल में कौन कौन से हैं?
मैम स्पाइनल और पेल्विक। स्पाइनल और क्रेनियल। हाँ मनीषा सही स्पाइनल और बोला। क्रेनियल। ठीक है, देखो जब हम वेंट्रल की बात करते हैं तो वेंट्रल मतलब सामने का हिस्सा हमारा, डॉर्सल मतलब पीछे, तो ब्रेन आपका पीछे की तरफ जाता है, ठीक है मेनली। तो ब्रेन और स्पाइन जो जुड़ा होता है दैट इज कॉल्ड डॉर्सल कैविटी। सामने की ओर जो है वो आपका थोरेसिक है और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो जब दो चीज जुड़ती है जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, तो उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक प्लस इंटेस्टाइनल। तो जब हम कोई दो ऑर्गन को जोड़ते हैं तो वहां पर ओ लगाकर उसको जोड़ दिया जाता है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल और पेल्विक दोनों को मिलाकर एब्डोमिनो पेल्विक कहते हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए आपका स्पाइनल कॉर्ड कौन सी कैविटी में आएगा? डॉर्सल। वेरी गुड। डॉर्सल में कौन सी कैविटी? स्पाइनल कैविटी। क्रेनियल और स्पाइनल। स्पाइनल, ओनली स्पाइनल कैविटी, स्पाइनल कॉर्ड की बात की जा रही है ना, ठीक है। चलिए मुझे बताइए आपका हाइपोथैलेमस कौन सी कैविटी में आएगा? हाइपोथैलेमस एक बार ब्रेन का हिंदी में हिस्सा बताएं है। मैम। हाँ मैंने ब्रेन क्रेनियल का कैविटी। हिस्सा, हाँ क्रेनियल में आएगा, ब्रेन का हिस्सा मैंने अभी आपको बताया नहीं। चलो ठीक है, बताओ लीवर किस में आएगा? लीवर एब्डोमन। एब्डोमिनल, ठीक है। अब कोई और बताएंगे, ठीक है। बताइए रेक्टम और एनस किस कैविटी में आएगा? पेल्विक। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें जो है याद करनी है, मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। प्लेन्स हो गई है। अब मुझे बताइए प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है? भूल गए पिछला? मैम थाइस में जो फीमर जॉइंट्स है उसे प्रॉक्सिमल कहेंगे। प्रॉक्सिमल मतलब पास होता है, तो कहीं कहीं पास, से भी हाँ। हो, फीमर इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। ऑर्गन वो पास एक में होता है। एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है? फीमर हमारे थाइस में पाने वाली जो पाई जाती बोन, उसका नाम फीमर है, ठीक है। वो हमारे ओरिजिन, उसका ओरिजिन क्या है? पेल्विक कैविटी, ठीक है। पेल्विक का जो पेल्विक बोन है वहां से वो ओरिजिन हुई है, तो पेल्विक के पास में है वो, इसलिए उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, ठीक है। अगर हम अंगूठे की बात करें पेल्विक से, तो अंगूठा क्या कहलाएगा? अंगूठा क्या कहलाएगा पेल्विक कैविटी से, पेल्विक बोन से या पेल्विक कैविटी से? डिस्टल। वेरी गुड, ठीक है। डिस्टल कहलाएगा, डिस्टल मतलब दूर होता है, ठीक है। चलो, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, नेम, है ना। अब मैं पूछूं आपसे कॉजल मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ कॉजल? बताइए। मैंने इसलिए बोला था सबके अलग अलग नाम याद करके आना है आपको। कॉजल मतलब होता है इंफीरियर, लोअर पार्ट, ठीक है। और क्रेनियल मतलब सुपीरियर। आया समझ? हेलो? यस मैम। ओके, ठीक है। तो चीजें आपको पढ़ के आनी है, बिल्कुल मत छोड़िए, ये छोड़ देंगे तो सब भूल जाएगा आपको, ठीक है। मैम अभी तो आप जो बोले उसको फिर बताइए। कॉजल, कॉजल बोल डी है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन एस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट। हाँ मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल प्लेन किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या, कौन सा है? किस प्लेन का नाम है हॉरिजॉन्टल प्लेन? मैंने कल बताया भी था, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज होता है, जब हम चीजों को बीच से डिवाइड करते हैं। तिरछा? तिरछा नहीं, क्षैतिज। तो हॉरिजॉन्टल हो, वाह क्या आंसर है। तो मैम हॉरिजॉन्टल कोरोनल प्लेन। नहीं, कोरोनल प्लेन में आप वेंट्रल काटते हो या हॉरिजॉन्टल काटते हो? वेंट्रल मतलब क्या होता है? लंबवत, जब हम किसी चीज को लंबाई में काट दें उसको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब हम जिसको नीचे से बराबर में काटे, तो वो कौन सा है बराबर वाला? मैम ट्रांसवर्स। हाँ ट्रांसवर्स है, ठीक है। तो क्षैतिज, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना, ग्राफ, ग्राफ पढ़ा होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था, ठीक है। वाई एक्सिस वेंट्रल होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है आपका? हॉरिजॉन्टल होता है ना। तो इसीलिए जो इस तरीके से कट जाए सीधे सीधे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स, और उसी को हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, पढ़ना पढ़ाई करना शुरू करिए आप अच्छे से।
मैं स्क्रीन प्रेजेंट करके देखती हूँ हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं तो फिर मैं प्रीतिका को बोलूंगी। हो जानी चाहिए। प्रीतिका मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, एक सेकंड। ओके मैम। नहीं होगा तो फिर आप ही को करना है। जी। हो गया ना? स्क्रीन प्रेजेंट है? हेलो? यस मैम। जी मैम। ओके, आप लोग को मेरी आवाज आ रही ना सभी को एकदम बढ़िया से? यस जी। मैम आ रही। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था कि हमारा शरीर जो है किससे किससे मिलकर बना हुआ है। तो हमारे बॉडी की जो यूनिट है वो क्या कहलाती है, जो इकाई है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज। जैसे हम घर बनाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, रेत होती है, क्योंकि उससे मिला के हम सीमेंट बनाते हैं। वैसे ही सेल है। तो बताइए कि सेल सेल क्या कहलाएगी? न्यूनतम इकाई। बताइए। हाँ न्यूनतम इकाई या सूक्ष्मतम और इकाई। शरीर की हाँ, सबसे सूक्ष्मतम सूक्ष्म और इकाई या कार्यात्मक वेरी गुड, ठीक है। संरचनात्मक इकाई। अगर ये नहीं होएगा तो हम किसी भी तरीके से वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब देखिए ये सेल से, ये जो एनाटॉमी है, इसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आपसे नेट में पूछ सकता है। इस बार के नेट में इतना कॉमन क्वेश्चन पूछा था, 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा था। हम एकदम डीप में पढ़ के जाते, कॉमन चीजों को भूल जाते, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि सेल की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इसका आंसर रॉबर्ट हुक था, ठीक है। वो याद रखना आप लोग, सेल की खोज उसने की थी। फिर आते हैं हमारे ल्यूवेनहॉक, उनने भी बताया था आपका, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने आपको केंद्रक के बारे में बताया था, क्या चीजें होती है, डबल वर्ड वॉल और ये सब चीजों के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सेल किसने बताया तो क्या बोलेंगे आप? रॉबर्ट। 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 हाँ, क्योंकि जनरली हम कुछ चीजें छोड़ देते हैं और हमें वो पढ़ना होता है, ठीक है। तो वो आपको याद रखनी है। चलिए, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं आपका सेल का डायग्राम क्या है। सेल के डायग्राम को पहले देखेंगे, सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। अब हम तो रेत को तो देख पाते हैं, है ना, कि रेत बहुत छोटा है, लेकिन उसमें भी अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें भी बहुत सारे पार्ट रहते हैं, ठीक है। आप अपने बाल को या मच्छर मच्छर या चींटी देखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उनकी संरचना बहुत ज्यादा वाइड होती है। तो वैसे ही सेल की होती है। सेल दिखने से तो बाहर आप देख रहे होगे ये बूंदी बूंदी टाइप दिख रहा होगा आपको, छोटी दिखती है, पर अंदर से उसकी रचना में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए या हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो कोशिका में सबसे पहले आप देखिए, एक सेकेंड, डायग्राम तो क्लियर है ना? देखो, ये पूरा आपका डायग्राम है। मैं जहां से आपको बोलूंगी देखने को, मतलब आप न्यूक्लियस से देखना शुरू करना, ठीक है। देखो, सबसे पहले है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर? हेलो? यस मैम। हाँ, ठीक है। ये होता है आपका न्यूक्लियस, सबसे अंदर का पार्ट, ठीक है। न्यूक्लियोलस, सॉरी, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। उसके साइड में हमारे पास द्रव्य होता है। तो जब भी कहीं पर द्रव्य की बात आए, जब भी हम किसी लिक्विड की बात करते हैं तो वहां पर प्लाज्म जोड़ देते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। तो जहां पर भी हम लिक्विड की बात करते हैं तो वहां पर प्लाज्म शब्द जोड़ देते हैं, ठीक है। और जहां पर हम किसी मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो जनरली लेमा जोड़ दिया जाता है। तो कहीं कहीं पर होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता, ठीक है। तो देखो, आपका ये द्रव्य है, न्यूक्लियोलस है। मैंने आपको बताया था बहुत छोटी चीज होती है, अगर हम उसको प्रोटेक्ट करना है तो उसके साइड में लिक्विड भरते हैं हम। तो
न्यूक्लियस के साइड में आपका होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद होती है आपका न्यूक्लियर एनवलप। अब उसको ढकने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है जो डबल लेयर झिल्ली होती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। अब उसके बाद जब ये तो ऐसा इसको काट दिया गया, अब मुझे बताओ इसको किधर से काटा गया है, इसको किस पार्ट से काट के दिखाया गया है हमें, जल्दी बताइए। ट्रांसवर्स है मैम। ऊपर नीचे कर दिया गया है। मैं पार्ट से मैं डायरेक्शनल पार्ट की बात कर रही हूँ। दूसरे प्रकार से काटा गया। लेटरल साइड से काटा गया इसको, ठीक है। साइड से कटी हुई दिख रही है आपको, ये साइड से कटी, पीछे का हिस्सा पूरा पीछे है, 3D इमेज है ये, ठीक है। तो ये लेटरल साइड से काट के दिखाएगी, है सामने से लेकिन ये लेटरली कटा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है थोड़ा सा। हाँ चलो, अब देखो ये हो गया आपका न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, जिससे ये ढकी हुई है। न्यूक्लियर एनवेलप के चारों तरफ छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। अब देखिए आपको हवा चाहिए ना, उसके लिए छोटे छोटे छेद या खिड़कियां बनी होती हैं, वैसे ही इनके पास बराबर ऑक्सीजन और जो जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें आ सके, इसीलिए यहाँ पर पोर्स बने होते हैं। पोर्स मतलब होल होता है छोटा छोटा, ठीक है। तो ये बने होते हैं। एडमिट कर दीजिएगा आप, और जो है कहाँ गए, है ना, एडमिट कर देना एक सेकेंड। हाँ चलिए, इसके बाद है आपका न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियर पोर के बाद बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है साइड साइड में, जो कि साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, जो हमारे सेल में द्रव्य भरा होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसके अंदर इतनी सारी संरचनाएं जो है ये पाई जाती है, ठीक है। ये जो संरचनाएं दिख रही हैं आपको, सबसे पहले ये वॉयलेट कलर की संरचना दिख रही है, ठीक है। ये ब्लू कलर की दिख रही है, ये आपकी ऑरेंज कलर की दिख रही है। तो ये जितनी भी संरचनाएं दिख रही हैं आपको, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। तो हमेशा आप अंदर से बाहर की ओर आ रहे हो, बाहर से अंदर जा सकते हैं, अंदर से बाहर। तो हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है सेल में, न्यूक्लियोलस होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं, ठीक है। उसके बाहर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। फिर न्यूक्लियर एनवलप होता है जिसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। फिर न्यूक्लियर पोर होते हैं तो केंद्रक छिद्र बोलते हैं, ठीक है। उसके साइड में आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुझे एकदम हिंदी में नाम नहीं याद आ रहा है, इसलिए मैं आपको मैंने ना शरीर रचना विज्ञान की बुक भेजी है, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका। हाँ, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। तो मुझे एकदम हिंदी में, क्योंकि एक्चुअली आदत पड़ गई है वो पढ़ने की, तो एकदम हिंदी में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने हिंदी में भेजा भी है, और प्रभात जी है, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। प्रभात जी आपकी आवाज थी है ना। तो आप लोग हिंदी में और चीजें देख सकते हैं। चलो ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट अंतःप्रद्रवी जालिका। तो दो तरीके की होती है, ये स्मूथ होती है और एक रफ होती है, ठीक है। स्मूथ मतलब जहां पर क्या हो, मॉइस्चराइजिंग हो, ठीक है। हमको जैसे हम क्या होता है, हमारी जो बाहर की स्किन होती है वो स्मूथ रहती है, लेकिन हम जब डस्ट से आते हैं कहीं पर डालते हैं तो वो रफ हो जाती है। तो जो ये ऊपर वाली दिख रही है यहाँ पर आपको एक सेकेंड, ये जो आपको दिख रही है ऑरेंज कलर की, इसमें जो लेयर डली हुई है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊंगी कि किसमें कौन सी लेयर पाई जाती है, ठीक है। जब हम इसका आगे पढ़ेंगे तो स्मूथ में कौन सी लेयर पाई जाती है, उसमें कौन सी पाई जाती है, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए स्मूथ मतलब क्या होता है, आप जनरली हम तेल खाते हैं, तेल कैसा होता है, जल्दी बताइए, तेल कैसा होता है, चिपचिपा। चिपचिपा, मॉइस्चराइजिंग होता है ना। हम हाथ में भी तेल लगा लेते हैं, राई तेल जनरली हम लगाते हैं, सरसों का तेल, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लिपिड की लेयर पाई जाती है जिसको हम फैटी एसिड भी कहते हैं, ठीक है, या फिर फैटी एसिड। तो ये क्या करता है, अगर आपसे पूछा जाए कि लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है, ठीक है, या फिर लिपिड जो होता है कहाँ संश्लेषित होता है, तो वो कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। फिर दूसरा आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये थोड़ा खुरदुरा पाया जाता है, इसमें प्रोटीन की लेयर होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ के ऊपर प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर राइबोसोम अटैच होते हैं,
इसमें जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके लिपिड्स होते हैं। ठीक है, दो चीज समझ में आई? बताइए मुझे, प्रोटीन कहाँ होते हैं, प्रोटीन या फिर राइबोसोम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वेरी गुड। और लिपिड्स कहाँ होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपके दो चीज यहाँ पर हो गई क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, देखो अब आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सब सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जल्दी बताइए, किसी को पता होगा, पढ़ा होगा आपने? पावर हाउस। पावर हाउस बोलते हैं, हाँ वेरी गुड। ठीक है, इसको पावर हाउस बोला जाता है। यहाँ पर एटीपी जो होती है ट्रांसफर होती है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन किया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर एटीपी उत्पन्न किया जाता है, इसीलिए ये हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाई जो है वो मानी जाती है। ठीक है, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि पावर हाउस क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स हैं वो हमें केवल अपनी माँ से ही प्राप्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जो जीन होते हैं वो हमें माँ से प्राप्त होते हैं, वो इनबिल्ट नहीं होते, वो बनते नहीं, जो मम्मी से मिला वही हुआ। ठीक है, तो उनका अपना एक डीएनए होता है, उसमें अलग अलग जीन्स, ये बहुत डीप स्टडी है कि इसमें जीन्स कितने पाए जाते हैं ये वो। ठीक है, चलो तो इसमें याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और ये पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, दो चीजें। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है जल्दी बताइए? ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, और इसका नाम क्या है? और पावर हाउस। पावर हाउस। पावर हाउस है। ठीक है, अब देखिए ये है आप, ये तो हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर कोर हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म है, तो मैंने बताया आपको साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जितना द्रव्य भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, फिर ये सिक्रेटरी वेसल्स, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेसल्स पाई जाती हैं जहां से सिक्रेशन का काम होता है। फिर होता है आपका गाल्गी अपार्टस। ठीक है, गाल्गी अपार्टस या गाल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारी। ठीक है, उसमें दो पार्ट होते हैं, रफ और स्मूथ। कौन से वाले में प्रोटीन पाया जाता है? स्मूथ वाला। रफ में। रफ में। रफ में। रफ में पाया रफ में जाता है। राइबोसोम अब प्रेजेंस देखो, होता है। हाँ रफ में हमारे जो होते हैं प्रोटीन या फिर राइबोसोम पाए जाते हैं, उनको कहाँ पर लाया जाता है? अब देखो मैंने आपको बताया ये हमारे रफ हो गए। ठीक है, अब इनको यहाँ से यहाँ ये आते हैं, इनसे मिलते हैं। ठीक है, इनसे मिलते हैं तो यहाँ पर जो प्रोटीन या राइबोसोम होते हैं, ठीक है, इनको इसमें लाया जाता है और यहाँ पर भी सिंथेसिस का काम होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम यहाँ पे भी किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। यहाँ पर प्रोटीन आके क्या करते हैं, देखो प्रोटीन होते किस में है? आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां से ये घूमकर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये रहते हैं, मॉडिफाई होते हैं, इनको शॉर्ट किया जाता है और पैकेजिंग किया जाता है, इनको बना के फिर दूसरी जगह भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये गाल्गी अपार्टस ये काम करता है। ठीक है, फिर आता है पेरिऑक्सिसोम। पेरिऑक्सिसोम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरिऑक्सिसोम ये जान लीजिए, एक सेकेंड रुकिए, पहले मैं लाइसोसोम बताऊंगी फिर पेरिऑक्सिसोम बताऊंगी। अब देखिए आपके बॉडी में होता है लाइसोसोम, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले टिक करके मैं बता दे रही हूँ। लाइसोसोम जो होता है उसको क्या बोला जाता है, किसी ने पढ़ा होगा जल्दी बताइए? आत्महत्या की आत्महत्या थैली। की थैली। आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ठीक है, ये पूरे सेल को नष्ट कर देती है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग बोला जाता है। ठीक है, इसको एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी कहा जाता है, लिख लो, एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्योंकि क्यों ऐसा करती है ये लाइसोसोम? इसके अंदर एसिड ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा एसिडिक होती है, इसका पीएच 5 होता है। मैं आगे पढ़ाऊंगी चीजें तो आपको समझ में आएंगी क्यों बोला जाता है इसको सुसाइडल बैग, क्योंकि ये एसिड इसमें ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है ज्यादा?
एसिड। क्या ज्यादा पाया जाता है? एसिड। ठीक है, इसमें एसिड जो है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए लाइसोसोम जो क्या है अपने ही सेल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछी नहीं गई है, पूछी जा सकती है नेट में। ठीक है, तो ये याद रखना, जब लाइसोसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं जो सेल को नष्ट करने का काम करते हैं, तो ये जो सेल के नष्ट होने की प्रक्रिया है उसको हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, सेल को नष्ट कर, लिख लेना जो चीज यहाँ पे नहीं है, शायद स्लाइड में भी ना हो, मैं जो चीजें बोल रही हूँ वो ध्यान से लिख लो, अलग अलग बुक से मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, तो जो लाइसोसोम में अपने सेल को नष्ट करने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया, जल्दी बताइए। ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस। ठीक है, खुद को ही मार देता है, इसलिए हम इसको ऑटोलाइसिस कहते हैं। अब राइटिंग खराब आ रही होगी क्योंकि इससे लिखने में थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए, तो ये ऑटोलाइसिस कहलाती है, ये याद रखना। लाइसोसोम का ही, ये लाइसोसोम बड़ा सा आपको दिख रहा होगा गोलाकार का, ठीक है, ये लाइसोसोम है आपका। लाइसोसोम का छोटा पार्ट है ना, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, लाइसोसोम का ही छोटा पार्ट और लाइसोसोम के समान दिखता है। ये भी आपको ओवल शेप दिख रहा है, ये भी ओवल शेप दिख रहा है। लाइसोसोम का ही पार्ट होता है पेरीऑक्सीसोम। ठीक है, लाइसोसोम के पार्ट को ही बोलते हैं। पेरीऑक्सीसोम क्या करता है? पेरीऑक्सीसोम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोबॉडीज किसे कहा जाता है? तो पेरीऑक्सीसोम को ही माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। क्या कहते हैं, बताओ भैया? माइक्रोबॉडी। पेरीऑक्सीसोम का दूसरा नाम क्या है? फिर से माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी। ठीक है, तो पेरीऑक्सीसोम का दूसरा नाम है माइक्रोबॉडी। ठीक है, ये लाइसोसोम के समान दिखता है लेकिन छोटा होता है थोड़ा सा, इसको ही माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा हमारे लीवर में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। पेरीऑक्सीसोम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? लीवर। लिख लेना, ये चीजें पूछ सकती हो भैया, एक्टिविटी सब खराब आ रही। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, जल्दी बताइए। लीवर में। लीवर सेल में। लीवर में। हाँ, आवाज आनी चाहिए मेरे को बराबर, नहीं तो मैं समझा लीवर नहीं। सेल में। हाँ ठीक है, लीवर में पाया जाता है ये आपका। अब इसके बाद ये हो गया। ठीक है, फिर आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम का काम मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगी तब उससे बता दूंगी सेंट्रोसोम का और क्या काम है, जनरली यहाँ पे थोड़ा बता दे रही हूँ। सेंट्रोसोम क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, कहाँ गया? हाँ, ये आपका न्यूक्लियस है ना, इसके पास में सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? ये बहुत सारे सेंट्रियोल से जुड़ा होता है। इसमें मेनली क्या होता है, ये सेल डिवीजन का काम करते हैं सेंट्रोसोम। तो इनका मेन वर्क क्या है सेंट्रोसोम का? सेल डिवीजन। हमको सब स्ट्रक्चर का, देखो आपको इस यूनिट में क्या पढ़ना है, आपको इस यूनिट में सेल, उनमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, उनके नाम, उनका क्या काम है, वो है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन का काम करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन का काम। हाँ, सेल आप एक डिवीजन ही में विखंडन, हाँ उसका विखंडन। हाँ, ठीक है, तो ये वही करता है। अब इसके बाद आता है आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम मैंने आपको बता दिया, राइबोसोम क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस के स्थल। आप देखिए, मैंने आपको बताया था प्रोटीन यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको, कहाँ पाए जा रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गाल्गी अपार्टस में। राइबोसोम यहाँ पर जाके यहाँ पर इनका प्रोटीन सिंथेसिस होता है प्रोटीन के साथ। ठीक है, आरएनए जिसको हम राइबोसोम, राइबोसोमल एसिड कहते हैं, प्लस प्रोटीन, ये दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अमीनो एसिड प्रोटीन में, प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज किया जाता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर राइबोसोम ये होता है, राइबोसोम का ये वर्क हो गया। अब इसके बाद सीलियम, तो ये इसका आगे का साइड का पार्ट होता है। अब आती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म को जो मेम्ब्रेन बांधने का काम करती है या जो उसके चारों ओर पाई जाती है, ये कहलाती है आपकी डबल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसको हम सीलियम कहते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्शन है, इनको क्या बोला जाता है? सीलियम बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कुछ नाम थे। अब हम इनको डिफाइन करेंगे कि आखिर एक्चुअल है क्या। ठीक है, चीजें,
इतना समझ में आया आपको? डायग्राम समझ में आया क्या है ये? डायग्राम से आधी चीजें क्लियर हो गई। मैम ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है? लिपिड्स, लिपिड्स, फैट, अच्छा, लिपिड कोलेस्ट्रॉल हम कह सकते हैं। प्रोटीन और राइजोसोम जो है वो रफ एंडोप्लाज्म में। हाँ, प्रोटीन और राइबोसोम। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत अच्छे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी संरचना में क्या क्या चीजें होती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दी चीजें, उसको मैं डिफाइन करूंगी। सेल में सबसे पहले होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल में, ये इसने बताया बाहर से, सेल मेम्ब्रेन आपकी सबसे बाहर पाई जाती है। फिर उसके बाद होता है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे जितने भी अंग है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। फिर होता है आपका न्यूक्लियस। तो ये 3 मेन पार्ट होते हैं, इन्हीं के अंदर चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, 3 मेन पार्ट कौन कौन से हैं बताइए भैया? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। वेरी गुड। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है अब जो हम सेल की स्टडी करते हैं, ठीक है, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी का अभी आगे है पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, हम सेल का बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये है क्या। तो सेल का जो अध्ययन है, ठीक है, जैसे हम अगर जीव विज्ञान पढ़े, जीव का अध्ययन करें तो हम उसको जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। वैसे ही जब हम सेल का अध्ययन करते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वहां नहीं पूछेगा तो मैं पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो याद रखना क्या कहलाता है ये सेल का अध्ययन? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोज मतलब होता है सेल, लोगोज मतलब होता है स्टडी। तो कोशिका संरचना का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। परंतु आधुनिक काल में, पहले इसको साइटोलॉजी कहते थे, बट अब लोग इसको सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, चल, तो ये हो गया। और उसके अलावा सेल बायोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें आती है? तो सेल बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी ऑफ सेल, की सेल के कार्य क्या है। बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीजें चलती है। और जेनेटिक। ठीक है, तो इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो सेल बायोलॉजी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट पाई जाती हैं वो आपकी ये लिखी है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है भाई? सेल बायोलॉजी के अंतर्गत फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, अब ये शब्द आया कहाँ से? तो ये जो शब्द है ये सेला वर्ड से आया है। सेला मतलब क्या होता है? हॉलो कैविटी, खोखली गुहा। मैंने आप लोग को गुहा के बारे में कल बताया था। ये हमारे बॉडी की या हमारे जीवन की बेसिक यूनिट होती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनसे ही हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? जैसे एक एक ईंट मिलके हमारा घर बनाते हैं, वैसे ही एक एक छोटी छोटी सेल, ये हो गई हमारी सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। ठीक है, ये हो गई हमारी सेल कितनी? 4, 5, 6 सेल हो गई है। अब ये सेल बन के एक टिश्यू बनाएंगी। ठीक है, ये टिश्यू बन गया। टिश्यू बन के एक बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे, ऐसे करके हमारे टिश्यू बनेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्गन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? जल्दी बताओ भैया। ऑर्गन। तो सेल सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल ईट है, सीमेंट लगाएंगे, फिर हमारे ऑर्गन बनेंगे। ऐसे ही 1-2 और ऑर्गन मिल जाएंगे। एक ऑर्गन ये हो गया, एक ऑर्गन ये हो गया। डायग्राम खराब बन रहा है, ठीक है ना, डायग्राम पे ध्यान न देना। एक ऑर्गन ये, अब ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? एक क्या बनाएंगे? ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम। तो ये एक सिस्टम बन गया। ठीक है, अब ये एक सिस्टम हुआ। मान लो ये थोड़ा कोई सिस्टम दिख रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हो गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे ये सब सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी की संरचना करते हैं। ठीक है, ये हमारी होल बॉडी है। अब ये बॉडी टाइप दिख तो नहीं रहा है पर बॉडी है। ठीक है, तो ये हमारी सारी बॉडी की जो है संरचना करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसलिए इसलिए सेल को क्या बोला जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिल्स। ठीक है, अब इसके बाद है सभी का शरीर बार बार रिपीट होने वाली इकाइयों से मिलकर बना है और इन इकाइयों को सेल कहते हैं। अब देखो, यही सेल एक हर बार क्या होती है? रिपीट होती है। ठीक है, इन्हें रिपीट किया जाता है, तो यही सेल क्या होती है? रिपीट होती है।
और इन्हीं से बार बार, जैसे हम देखते हैं ना डेड स्किन बनती है हमारे हाथ में और पैर में, जब ठंड का मौसम होता है तो बहुत लोगों को डेड स्किन बनने का होता है, ठीक है, तो डेड स्किन बनती है। वैसे ही हमारे शरीर में 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक और कौन सी होती है भैया, जल्दी बताओ, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तीनों के अलग अलग जीवन अवधि पाई जाती है ना। तो 3 प्रकार की सेल इसमें होती है। ये सेल के बारे में आपको पढ़ाऊंगी कि कौन कौन सी सेल होती है जब हम आगे पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की हमारी सेल पाई जाती हैं, इनको मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे के चैप्टर में। देखिए, तो इस प्रकार से सेल रिपीट होता है। कोशिका जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित है। अब इसकी सेल थ्योरी क्या बताती है, ठीक है। तो सेल थ्योरी भी है, उसमें क्या बताया गया है कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं। ये हमारे शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवांशिक इकाई है। इसमें रासायनिक संगठन व उपापचय की दृष्टि से समान होती है, मतलब सबका रासायनिक संगठन, जितने भी प्रकार की सेल होंगी वो केमिकली एक जैसी बनी होंगी, ठीक है, या मेटाबॉलिज्म सब में एक जैसा होगा। हर एक नव नव कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। जैसे हम क्या होते हैं, हम अपनी मम्मी से पैदा हुए, हमसे फिर एक बच्ची पैदा होगी, फिर हमारी बच्ची से एक बच्ची पैदा होगी, है ना। तो वैसे ही एक कोशिका जो है वो पिछली कोशिका से पैदा होती है या उससे बनती। तो इसी न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ये जरूरी होती है। जीवन की सत्ता के लिए सेल जरूरी है। सभी जीव क्रियाएं इसलिए करते हैं क्योंकि सेल आपस में क्रियाएं करती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? यस मैम। ओके। अब देखिए, ये एनिमल सेल के बारे में लिखा है, ठीक है। तो हमें एनिमल और प्लांट सेल नहीं पढ़ना है, ये डिवाइडेशन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं है ना। आपको यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक पढ़ना है ना, एनाटॉमी। बस डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं, जनरली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में तो डिवीजन का ही होता है, ठीक है, बाकी इतना कुछ नहीं। देखिए, तो वो अपन को नहीं पढ़ना, अपन को बस सेल पढ़ना है, सेल एक्चुअल में है क्या, है ना। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या बताया गया है। सेल मेम्ब्रेन मैंने जो आपको बताया था, ये बाहर का हिस्सा, ठीक है। तो ये एनिमल सेल है, जो पहले वाला था वो ह्यूमन सेल थी, ठीक है, हाँ एनिमल सेल। तो देखो, ये आपका जो बाहर का हिस्सा है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये क्यों पाया जाता है भाई, ये कोशिका के कोमल संरचनाओं की सुरक्षा करता है। कोमल संरचनाएं कौन कौन सी, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपार्टस, लाइसोसोम, इन सब की रक्षा करने के लिए सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए बाहर कोई चीजों से हमें जो है बाहरी उत्तेजना ना हो, उसको बाह्य उत्तेजना को ग्रहण करने का काम करती है। मान लीजिए आपको चोट लगती है ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं, चोट लग जाएगी तो डॉक्टर क्या करेंगे, बताइए, आवाज नहीं आ रही मेरी। दवाई दवाई मेडिसिन। लगाएगा मैम। दवाई लगाएगा मैम। दवाई लगाएंगे, दवाई के बाद दवाई छोड़ देते, पट्टी उट्टी बांधते कुछ, ज्यादा लगेगा तो पट्टी नहीं। पट्टी लगाए। हाँ, ज्यादा लगता है तो पट्टी लगाते, क्योंकि हमारी जो अंदर की संरचना है वो कोमल होती, तो पट्टी लगाते। फिर बोलते हैं कि बच के रहिएगा, ज्यादा तेज मत चलिएगा, ज्यादा तेज बोलिएगा नहीं, है ना। तो वो क्या करते हैं, बाहर की चीजों से हमको बचाते हैं। वैसे ही हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाह्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करती है, ठीक है। पोषक तत्व अंदर और त्याज्य पदार्थ बाहर नहीं। अब जो चीज हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है उसको अंदर लेने का काम करती है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे वेस्ट मटेरियल है, तो हमारी बॉडी से पसीना हो गया, आंसू निकल जाते हैं कभी कभी, ठीक है, स्वेटिंग या सलाइवा, या फिर स्टूल, स्टूल को मल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और पोषक तत्व जो जरूरी है, तो हम जो खाना खाते हैं उसमें से ही, अब एक कॉमन एग्जांपल, हम एज इट इज जो खाना खाते हैं वो एज इट इज बाहर तो निकलता नहीं है ऑब्वियसली, है ना। तो वो खाना पचता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारे ऑर्गन द्वारा ले ली जाती है, सेल द्वारा उसको पचा लिया जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये काम करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, तो ये 3 कार्य आप लिख सकते हो, और भी कार्य होते हैं तो 3 कार्य। ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस से। हाँ, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस इसी में आएगा आपका, बाध्य उत्तेजना और इन सब में, ठीक है। फर्स्ट कोशिका का खोज में रॉबर्ट हुक ने किया था, हाँ और कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। जो मेरी आवाज रिवर्स क्यों हो रही है, एक सेकंड, आप लोग को रिवर्स आ रही है आवाज? यस मैम। अच्छा,
आप बोल रहे थे इसलिए आ रही थी, इसलिए। हाँ ठीक है ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ तो बहुत अच्छा बताया। स्लाइडर एंड स्वान ने जो है थ्योरी बताई है, ठीक है। और जनरली रॉबर्ट हुक का तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिए, अब आता है आपका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के भीतर समस्त भाग को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जितनी और चीजें भरे थे द्रव्य, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी से कोशिका की वृद्धि, श्वसन गतिशीलता, पाचन, उत्सर्जन, चयापचय, उत्तेजनशीलता तथा प्रजनन आदि निर्भर है। इन्हीं की वजह से जो साइटोप्लाज्म में जितने ऑर्गन पाए जाते हैं, उनके वजह से ही कोशिका में जितने कार्य हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, साइटोप्लाज्म मतलब लिपिड, जो मैंने आपको बताया था द्रव्य पाया जाता है, उसमें दो तरीके की चीजें पाई जाती है। एक तो होता है सक्रिय अंगक, जो सक्रिय रूप से काम करते हैं। एक होता है निर्जीव या फिर निष्क्रिय द्रव्य कहा जाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, लिविंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ठीक है। तो जिनका इंपॉर्टेंट काम है उनको हम बोलते हैं लिविंग, ठीक है। और जो है लेकिन जीवित नहीं है, उनका काम बताया गया। जैसे हमारे जनरली हम देखते हैं कि पेड़ पौधे लिविंग बोला जाता है। क्यों सजीव बोलते हैं पेड़ पौधों को? क्योंकि वो ऑक्सीजन ग्रहण करने छोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनको सजीव बोला जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे सेल में संरचनाएं पाई जाती हैं। तो लिविंग में क्या क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म होता है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गैल्गी अपार्टस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, सेंट्रोसोम होता है आपका, प्लाज्मोसिन होता है, वॉल्व ये होता है, वैक वॉल्स होते हैं रिक्तिकाएं, ग्रेन्यूल्स होती हैं, और इंट्रासेलुलर फाइब्रिल्स होते हैं। इनमें से ये जो शुरू के हैं आपके, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आपको याद रखना। नॉन लिविंग में होती हैं हमारी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में कुछ कुछ होते हैं जो कि सोल्यूबल, मतलब जो कि घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं घुलनशील? जो घुल जाते हैं आसानी से। जैसे शक्कर घुल जाती है ना पानी में, शक्कर घुल जाती है, नमक घुल जाती है, लेकिन आप गिट्टी डालोगे तो वो घुल जाएगा? वो कंकड़ डालते हो तो घुल जाता है क्या? नहीं घुलता। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि घुलनशील होते हैं, और एक होते हैं जो अघुलनशील होते हैं। तो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट में आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज तो आता भी होगा, जब जो स्पोर्ट्समैन है या फिर जनरली सब लोग पीते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हम पानी में डालते तो घुल जाता है ना, है ना। तो यस मैम। ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज, ये सुक्रोज है, ठीक है, टी नहीं होएगा यहाँ पर, आर होएगा। तो ये तीनों जो है आपका सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इन सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन आता है और सेल्यूलोज आता है, ठीक है। अब उसके बाद है आपका इनऑर्गेनिक मैटर। तो इनऑर्गेनिक मैटर में जो हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। 10th में हमारे पास एक आवर्त सारणी थी, उसमें बहुत हमारे क्या थे, एलिमेंट्स थे। तो उन्हीं एलिमेंट्स में से ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फॉस्फेट है आपका, क्लोराइड है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, इनऑर्गेनिक। विटामिन है, पेप्सिन है और ट्रिप्सिन, ये दीज आर आल्सो विटामिन, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इनऑर्गेनिक कहलाती हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको पार्ट्स बता दिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे लिए जरूरी है वो मैं बताती हूँ। बाकी जितने भी पार्ट मैंने आपको बोले हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग बुक से उनको पढ़िएगा, ठीक है। उनके अंदर की चीजें आप पढ़ के आइएगा बुक के अंदर से। मैं बाकी आपको चीजें यहाँ पर बताऊंगी कि और क्या क्या है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं तो आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया में दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक होता है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, एक होता है क्रेब साइकिल, ठीक है, क्रेब चक्र जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, ये दोनों श्वसन चक्र चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, जल्दी बताइए, मैंने अभी आपको बताया था। ऑक्सीजन के उपयोग से एटीपी प्रोड्यूस करना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी बनाना, एनर्जी ठीक है। तो ये क्या करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। तो ये एनर्जी बनाने के लिए दो श्वसन चक्र चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको एरोबिक साइकिल कहते हैं। इसमें एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, एक होता है क्रेब साइकिल, तो दो चलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल क्या होता है, तो 5 से 10 दिन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की साइज 3 म्यूएम से 5 म्यूएम, चौड़ाई उसकी 0.5 से 2 म्यूएम होती है। म्यूएम का फुल फॉर्म होता है माइक्रोमीटर,
अब इसके कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के भैया? तो देखिए, अरे मेरा कर्सर कहाँ चला जाता है यार बार। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र द्वारा एटीपी का संश्लेषण करता है, ठीक है। किसका संश्लेषण करता है? एटीपी का। वसा का ऑक्सीडेशन करता है, जो हमारे लिपिड्स पाए जाते हैं जिनको हम वसा कहते हैं हिंदी में, उनका ऑक्सीडेशन करता है, मतलब ऑक्सीकरण करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को चेंज करने का डिफ्यूजन के द्वारा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर स्टेरॉइड्स का भी संश्लेषण होता है, तो स्टेरॉइड्स भी प्रोटीन की उपस्थिति में बनाए जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ कहीं कहीं पर ये बुरे भी पाए जाते हैं स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स का करता है। दूसरा होता है आपका नेक्स्ट, इसमें एचबी के लौह युक्त भाग का भी संश्लेषण। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? जल्दी बताइए। आयरन। आयरन। हिम मतलब कि आयरन, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो आयरन होता है उसका भी सिंथेसिस करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो आपको उसके कार्य पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूक्लियस की ओर, केंद्रक, है ना। केंद्रक में क्या क्या जरूरी, कुछ कुछ स्लाइड ऊपर नीचे हो गई होंगी, आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन चीजें आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या बताया गया आपका? आरबीसी को छोड़कर शरीर की समस्त कोशिकाओं के मध्य भाग में एक गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिसे केंद्र कहते हैं। तो देखिए, पूछा जाता है कि कौन सी, आरबीसी भी सेल है, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म बताइए। राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरबीसी का भैया रेड ब्लड कार्पल्स या फिर सेल्स। अच्छा, रेड वेरी ब्लड गुड, कॉर्पस। रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कार्पल, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया था। सारी सेल्स में न्यूक्लियस होता है, लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो याद रखना, किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? सारी सेल में न्यूक्लियस है, कौन से में न्यूक्लियस नहीं है? बताओ। आरबीसी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। देखिए, बहुत सारी सेल जो होती है हमारी, वो अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कि कुछ सेल होती है जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, किसी किसी में न्यूक्लियस ही नहीं होता है ना। तो जो मेच्योर आरबीसी होती है हमारी, उसमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बल्कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है, अब मसल भी जो है वो भी तो सेल से मिलकर बनी होंगी ना, है ना। तो वो भी सेल से मिलकर बनी होती है। उनमें क्या होता है, उनमें ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, मोर देन वन न्यूक्लियस पाए जाते हैं उनकी सेल में। तो आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस किस में नहीं पाए जाते हैं, तो वो होगा आपका आरबीसी, ठीक है। और किस में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो वो है आपकी स्केलेटल मसल, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। केंद्रक का सबसे बड़ा ऑर्गेनल जो होता है, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गेनल, मतलब केंद्र मतलब न्यूक्लियस, सबसे बड़ा ऑर्गेनल मतलब अंगक होता है। केंद्रक की ऊपरी परत को केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। न्यूक्लियस के भीतर विद्यमान द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब जो द्रव्य पाया जाता है केंद्रक के अंदर, उसमें कुछ छोटी छोटी संरचनाएं, ये संरचनाएं दिख रही है ना आपको, ये छोटी छोटी सूत्र संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है। तो देखिए, ये हो गया हमारे क्रोमोसोम। अब इसके बाद इसमें बताया है डीएनए प्लस हिस्टोन। हिस्टोन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। हिस्टोन 8 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये याद रखना। 8 प्रकार की प्रोटीन मिलती हैं तो एक हिस्टोन बनता है। तो डीएनए और हिस्टोन ये दोनों मिलके क्रोमेटिन, ये मैं आपको जीन्स के बारे में बता रही हूँ, है ना। तो देखो, याद रखना, क्रोमोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं? जल्दी बताइए, बताइए। सेल कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म में आपके पाए जाते हैं। अब कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में? 45, 40, 46 3 जोड़ी 46 और 23, 23। प्रेयर 22 का
पेयर पाया जाता है, ठीक है, आपके बॉडी में। तो 23 और 23 आपका 23 मिला के 46 पेयर में पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये दोनों मिलके डीएनए और हिस्टोन्स, ये दोनों मिलके क्रोमेटिन बनाते हैं, तभी हम बता पाते हैं कि ये जो बच्चा है, जब हम जनरली केसेस होते हैं कि ये किसका बच्चा है, ठीक है, क्योंकि ये जो डीएनए है वो उसको उसके पेरेंट्स से मिलता है, और ये हिस्टोन्स, ये प्रोटीन उसको उसके पेरेंट्स से मिलती है, ये दोनों क्रोमेटिन बनाती है। और जब हमें किसी का डीएनए देखना होता है तो हम उसका डीएनए का सैंपल लेते हैं और फिर उसके फादर या मदर के डीएनए से मैच कराते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक क्रोमेटिन में, अब ये तो क्रोमेटिन हो गया, डीएनए और हिस्टोन मिलके प्रोटीन क्रोमेटिन बनाते हैं। इन क्रोमेटिन में बहुत सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन भी न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है और क्रोमोसोम भी न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। इन क्रोमोसोम में, अब ये जो क्रोमोसोम है इसमें लड़ी के रूप में अनेक सूक्ष्म संरचनाएं विद्यमान रहती हैं, है ना। आप देखो ये पूरा न्यूक्लियोलस है, ठीक है, ये आपके क्रोमेटिन है, मैंने आपको बताया, ये डायग्राम देखो, ये आपका क्रोमेटिन है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर पोर है। तो ये क्रोमेटिन दिख रहा है ना आपको, ये पूरा रेड कलर का धागा टाइप। इस क्रोमेटिन को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, और ये जो क्रोमोसोम होंगे इसमें छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, ये हमारे कहलाते हैं जीन्स। ये जो ऊपर का डायग्राम बना है आपका दिख रहा है, ये ऊपर का डायग्राम डीएनए जीन्स, ये ठीक है। यस मैम। अब जो हमारे जीन्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टर के। जैसे बोलते हैं ना, अगर जैसे मान लीजिए आपके माता पिता किसी का नेचर बहुत अच्छा, वो बहुत सामाजिक है, ठीक है, तो आपके ऊपर उनका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हेरिडिटी कभी कभी क्या होती है, वंशज होती है, मतलब आनुवांशिकी। जैसे अगर हाँ आनुवांशिकता, जैसे अगर आप देखो आपके नाना जी हैं, ठीक है, तो आपको अपने पापा से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आपके नाना जी की आएगी। क्यों? क्योंकि हर जो आपकी पीढ़ी होती है, जो आपके जीन्स होते हैं, वो थोड़ा बहुत चेंजेस पाए जाते हैं आपकी पिछली की पिछली पीढ़ी से, ठीक है। तो जनरली हम देखते हैं कि इनसे ज्यादा हमारे कभी नाना जी के, कभी कभी किसी के क्या होता है जिनमें ज्यादा प्रोन रहते हैं, उसमें मम्मी पापा के डायरेक्ट आते हैं। तो बच्चे हम बोलते हैं ना कि ये माँ की तरह दिख रहा है, पिता की तरह दिख रहा है, इसकी नाक मम्मी की तरह है, आंख पापा के जैसी है। तो हम ये कैरेक्टर्स जो है वो डीएनए और जीन्स के थ्रू बच्चे में आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी जो गोलाकार संरचना मैंने आपको बता दिया, वो न्यूक्लियोलस कहलाती है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब आता है हमारा मेन टॉपिक जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखो बताती मैं आपको, मुझे ना इसका हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे एक बार ना हिंदी में बताइएगा कि अर्धसूत्री होते हैं, हाँ अर्धसूत्री बोलते, ठीक। चलिए एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ देखिए, अब हम सेल डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। सेल डिवीजन में दो तरीके का सेल डिवीजन पाया जाता है। एक होता है माइटोसिस, जिसको हम सूत्री विभाजन कहते हैं या फिर अप्रत्यक्ष विभाजन कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका मियोसिस। तो जो माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? अर्ध, यहाँ पर अर्ध सूत्री लिखा है, ये अर्ध सूत्री होगा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे लिखा है। तो सेल डिवीजन, सेल जो होता है दो तरीके से विभाजित या विखंडित होती है, या तो वो सूत्री या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होगी, इसी को हम असूत्री भी कहते हैं, या फिर वो अर्धसूत्री होगी जिसको हम मियोसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक सेल है आपकी, इसमें 4 फेज पाई जाती है। जब वो बटती है तो उसके 4 फेज होते हैं। तो इसमें तो देखो 4 फेज लिखे हैं, मैं आपको इसके पहले के फेज बताती हूँ थोड़ा सा, इसका इंट्रोडक्शन। जो हमारी सेल होती है उसमें मेनली दो अवधियां पाई जाती है, दो चीजें पाई जाती है। पहली बात तो जब वो डिवाइड होगी तो इंटरफेस होता है एक, इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, इसमें 4 फेज बस लिखे हैं। तो इन चारों फेज के पहले का भी एक फेज होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है, याद रखना। एक होता है इंटरफेस। इस समय पे हमारी जो कोशिका होती है वो विभाजित नहीं होती, इन समय विभाजित हो रही है। ये देखो ये विभाजन हो रहा है ना, ये इन सारे स्टेज के अंदर है। इंटरफेस ये है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के अंतर्गत हमारी कोशिका विभाजित नहीं होती है,
ये इसका डायग्राम है, इस तरीके से कोशिका दिखती है। इसमें कोशिका प्रिपरेशन होती है और ये सबसे लंबा फेज कहलाता है हमारा इंटरफेस। इसमें 3 चरण पाए जाते हैं, एक होता है G1, S और G2। तो ये G2 वाला स्टेज आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सबसे लंबा फेज होता है आपका इंटरफेस, यहाँ पर कोशिका जो है वो विभाजन के लिए तैयार हो रही होती है, ठीक है। देख ये, इसके बाद आता है आपका जब इंटरफेस हो जाता है, इसमें पहली होती है आपकी जीवन। जीवन क्या करती है, बहुत लंबा समय लेती है। फिर उसके बाद एस होती है, फिर G2 होती है। इसके बाद हमारी आती है G0 फेज, जिसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज। ये होता है G0 फेज, इसको हम माइटोटिक फेज, अरे एक सेकेंड रुको, लिखना नहीं आ रहा है इसमें, चलो मैं इसको ऐसे बता देती हूँ। इसके बाद आती है आपकी G0। ये मैं आपको थोड़ा डीप में बता रही हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर रहे। तो इंटरफेस में ये प्रिपेयर होती है सेल हमारी, G0 फेज को माइटोटिक फेज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है माइटोटिक फेज में 4 फेज, ठीक है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, PMT एग्जाम होते हैं ना, PMT एग्जाम पता है, प्री मेडिकल टेस्ट। यस मैम। हेलो, होता है ना भैया, PMT एग्जाम MBBS के लिए देते हैं लोग, ठीक है। जी मैम। तो PMT एग्जाम होता है, तो आप इसको कैसे, किस ट्रिक से, ये सीक्वेंस में ही होता है। तो आपको पूछा जाए कि माइटोसिस या मियोसिस की अवस्थाएं क्या क्या हैं, तो ये 4 अवस्थाएं हैं, इनको आप याद रखोगे PMAT, PMT में बीच में ए लगा देना, ठीक है। तो पहला होता है आपका प्रोफेज, जिसको हम बोलते हैं पूर्वावस्था। दूसरा होता है मेटाफेज, जिसको हम बोलते हैं मध्य अवस्था। फिर होता है आपका एनाफेज, जिसको हम बोलते हैं पश्चावस्था। फिर होता है टेलोफेज, जिसको हम बोलते हैं अन्यावस्था। अब इनको हम डायग्राम से समझेंगे। आपकी एक सेल है, ठीक है। अब देखो, एक कोई भी सेल का अगर हम एग्जाम्पल ले, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है। ब्रेन में भी सेल पाई जाती है, हमारे लीवर में, सब जगह सेल पाई जाती है। ये सेल का हम डिवीजन करते हैं, इसको हम बोलते हैं माइटोटिक। ये क्या होता है, एक सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। सीधे सीधे ये 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डिप्लॉयड सेल भी कहते हैं। ये क्या करती है, सेट को 2 सेट में डिवाइड करने का काम करती है, ठीक है। आया इतना समझ में? यस मैम। हाँ, ठीक है। ये हो गया आपका। इसमें जनरली हमारा क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। ये आपकी होती है डिप्लॉयड, इसको हम बोलते हैं 2N, ठीक है। 2N सेल बोला जाता है। इसमें क्या होता है आपका, आपकी ये सेल है, सेल में ये आपको येलो, ये जो आपको दिख रहे होंगे पिंक कलर के, ठीक है, ये होते हैं आपके सेंट्रोसोम। मैंने आपको बताया था सेंट्रोसोम क्या करता है, जल्दी बताइए, सेंट्रोसोम क्या करता है? मैम सेल डिवीजन का काम करता है। सेल डिवीजन का काम करता है। तो जो पिंक कलर के हैं वो आपके सेंट्रोसोम है, हर सेल में पाए जाते हैं। अब क्या हुआ, प्रोफेज चल रहा है, ठीक है। प्रोफेज की पहली अवस्था है जिसको हम बोलते हैं अर्ली प्रोफेज। इसमें आपके जो सेंट्रोसोम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम स्पिंडल होल्स कहते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। फिर आता है आपका लेट प्रोफेज, इसी का ही मतलब पूरी अवस्था का ही दूसरा भाग है। इसमें क्या होता है, आपके जो सेंट्रोसोम होते हैं वो पूरे सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है ये क्रोमेटिन है, ये जो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे यहाँ पर पिंक कलर और ब्लू कलर के, तो ये आपके क्रोमेटिन होते हैं जो आपके सेल को बताते हैं कौन सी सेल है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। मेटाफेज मतलब मध्यावस्था। अब क्या होता है, इनका इंटरचेंज होना स्टार्ट होता है, एक दूसरे से ये इंटरचेंज होते हैं। तो इसके जो 4 थे और इसके जो 4 थे, है ना, ये मिलना स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे हम आटा लेते हैं ना, आटे को आप गूंथ दो और अलग करो, आटा तो सेम रहेगा, पानी तो सेम जाएगा दोनों जगह, जाएगा कि नहीं जाएगा, कि पानी कम ज्यादा जाएगा, जल्दी बताओ। आप आटा की गोली लो, आप रोटी बनाते हो ना, रोटी बनाते हो, जानते हो सब? यस हेलो, मैम। हाँ। तो उसमें क्या होता है, रोटी जब हम बनाते हैं तो आटे में पानी जब हम करते हैं, आटे को, लोई को आप अलग करोगे तो इस तरीके से दिखती है कि नहीं दिखती है, बताओ। दोनों जगह बराबर पानी होगा ना। वैसे ही जब हमारी सेल डिवाइड होना शुरू होती है तो जो गुणसूत्र इनके पास हैं वही क्रोमेटिन इनके पास भी रहते हैं, ठीक है। ये पूरे तरीके से डिवाइड हो गई। तो ये कौन सा पार्ट कराया आपका, एनाफेज। फिर आता है आपका टेलोफेज, जहां पर ये जो सेल थी, जो एक सेल जो थी
वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसको मैंने आपको क्या बोला, डिप्लॉइड। 2n सेल 2 सेल में डिवाइड हो गई, ठीक है, और बराबर बराबर इसमें आ गए, 2 सेट पाए जाते हैं गुणसूत्रों के। फिर इसके बाद ये पूरा एक अपना ऐसी जैसे सेल दिख रही ना ऊपर, वैसी ही सेल इसने अपनी एक बना ली, लेकिन एक क्रोमेटिन इसके पास है, एक क्रोमेटिन इसके पास है। तो ये हमारा इंटरफेस का जीवन कहलाता है, मतलब फिर से यही संरचना बन गई, अब फिर से यही संरचना फिर स्टार्ट होगी, फिर दोबारा बनेगा। आया समझ में आपको सेल कैसे डिवाइड हो रही है, किस फेज के द्वारा? आया ना? थोड़ा बहुत तो आया होगा, बाकी पढ़ना पड़ेगा। जी मैम जी। ओके ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे बताया भी है, माइटोसिस एक सेल की 2 सेल्स बनती है जिसमें 46 क्रोमोसोम होता है, बराबर बराबर बट जाता है उसमें, इसलिए उसको 2n बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? 46 इंटू 2 हो जाता है, इसलिए, है ना, इसको 2n बोला जाता है। दोनों में सेम चीजें जाएंगी। अगर आप ब्रेन की बात करो तो ब्रेन की एक सेल और दूसरी सेल सेम सेम होगी, ठीक है। ये ह्यूमन सेल में होता है, जैसे हमारे ब्रेन, पेट और किडनी, इन सब में 46 के लिए जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमको माता पिता से मिलता है। अब होता है हमारा आंतरिक विभाजन, ये किस में होता है? ये रिप्रोडक्शन में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। हमारा जो ओवरीज और टेस्टिस पाए जाते हैं मेल और फीमेल में, उनमें ये होता है, ठीक है। इसमें 2 स्टेज होती है, देखो ये स्पर्म और एग। स्पर्म होता है मैन में, एग होता है फीमेल्स में, ठीक है। सेम अवस्था है जैसी हमारी माइटोसिस में थी, लेकिन ये अवस्था 2 बार होती है, ठीक है। वही है लेकिन 2 बार होती है। और पहले वाले में 2 सेल बनते थे ना, हमने देखे थे, पहले वाले में 2 सेल थे, इसमें 4 सेल बनते हैं। पहले वाले में 46 इसमें 23, इसीलिए ये माँ के और ये पापा के, ठीक है, 2 के हमारे पास आते हैं। तो इसमें वही चीज है, देखो इसमें भी आपका ये सेंट्रोसोम है, फिर प्रोफेज आया, इंटरफेज हुआ, प्रोफेज हुआ, प्रोफेज में ये 2 में डिवाइड हुआ, मेटाफेज हुआ, फिर एनाफेज हुआ। लेकिन इसमें आपकी जो 2 सेल बनी, उन 2 सेल से भी 2 डिफरेंट डिफरेंट सेल बनती, तो लास्ट में जाकर हमारे पास 4 सेल आती हैं। कितनी सेल आई बताओ भैया? 4 और ऊपर वाले में कितनी सेल आई थी हमारे पास लास्ट में? 2। 2। तो ये 2n है, मतलब 23 इंटू 2 करोगे तो 46 दोनों में आएगा, ठीक है। और ये होता है आपका एन डिवीजन होता है ये, ठीक है। ये आपको आज पढ़ के आना है, ठीक है, ये पढ़ के आना आप। इसके बाद मैं आज इसको कंप्लीट कर देती हूँ, टाइम हो गया बट मुझे पता है, बट इसको कंप्लीट। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो जब हम बच्चा पैदा होगा, बेटी होगी या बेटा होगा, उसका जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, तो जो हमारे क्रोमेटिन होते हैं उनके नाम क्या होते हैं? जो मदर के होते हैं उनको बोला जाता है XX, ठीक है। फादर के जो होते हैं वो XY होते हैं। तो लड़का होगा या लड़की होगी, ये कौन डिसाइड करता है? किसका क्रोमोसोम डिसाइड करेगा, जल्दी बताओ? लड़का का। फादर। फादर का, ठीक है, क्योंकि फादर के पास वाई फैक्टर है। अगर दोनों XX होता है तो लड़की होगी, XY है तो लड़का होगा, ठीक है। अब देखो ये फादर है, ये मदर है, इनके पास XY है, ठीक है, वही क्रोमोसोम को हम XY कहते हैं, यहाँ पर इनको हम बोलते हैं XX, ठीक है। इनके पास एक्स्ट्रा है 23। अब देखो फादर का X प्लस मदर का X, ठीक है, ये दोनों जब मिलते तो क्या होती है? लड़की। क्या होगा? डॉटर, ठीक है। फादर का Y और मदर का X, तो क्या होगा यहाँ पर? लड़का। लड़का। फिर फादर का X और मदर का X तो लड़की। फादर का X और मदर का, सॉरी, फादर का Y और मदर का X हुआ तो लड़का। तो ये डिसाइड किसके द्वारा होता है लड़का होगा या लड़की होगी? फादर के क्रोमोसोम से, ठीक है। तो XX जब होता है तो लड़की होती है, और XY जब होता है तो लड़का होता है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब एक कोशिका क्वेश्चन था आपकी, इसमें, हाँ एक क्वेश्चन था मैम। हाँ पूछिए। हाँ मैम, एक होता है 46 होता है, वो 47 हो जाता है या 45 हो जाता है क्रोमोसोम? वो उनका होता है 45, 22 होता है फीमेल्स का, क्योंकि उनके पास XX है, XY रहता है मेल्स के पास, तो वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, एक 22 एक्स्ट्रा और होता है मैम, तो 23 हो जाता उसके चलते, हाँ, है। हाँ तो ये ऐसा कैसे हो जाता है मैम? जैसे 47 हो गया या 45 हो गया क्रोमोसोम?
तो फिर थर्ड देखिए, जेंडर में गिनती आते हैं। एक ऐसा गुण किस की कारण अगर से हम होता है? बात करें, आप इसको पढ़ के आना, ठीक है? मैं आपको इसको बताऊंगी कल, इसी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि अगर मैं आपको अभी बताऊंगी भी तो आपको भी कंफ्यूजन होगा और बाकियों को भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है? प्रभात आप पूछे हो कि चंद्रमोहन आप पूछे हो? जी, मैं पूछूं मैम। मोहन चंद्रा। हाँ, आवाज समझ में आ जाती मेरे को, ठीक है। तो मोहन, आप इसको एक बार कल पढ़ के ना, फिर मैं एक बार यही चीज आपको समझाऊंगी, क्योंकि मैं अभी खुद ऑलरेडी फास्ट हूँ, मैं इसको कल फिर से बताऊंगी आपको पूरा, ठीक है? तो देखिए, इसमें आता जी है नेक्स्ट कोशिका की विशेषताएं, ठीक है? कोशिका की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो कोशिका क्या क्या काम करती है? रिस्पिरेशन का काम करती है, एसिमिलेशन का काम करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है, ग्रोथ रिपेयर का काम करती है, रिप्रोडक्शन का काम करती है, इरिटेबिलिटी उत्तेजनशीलता और मूवमेंट, ठीक है? तो ये कोशिका के काम होते हैं, ठीक है? तो ये आपका सेल के बारे में था, ये तो मैंने शॉर्ट में बताया है आपको, और यही स्लाइड में आपको भेजूंगी। आपका काम क्या है? आपके शरीर रचना विज्ञान में यूनिट 4 में है सेल, ठीक है? आपको ये पढ़ के आना है सेल, आपके शरीर रचना विज्ञान वाली बुक से कल, ठीक है? हेलो, यस आवाज मैम। आ रही है जी मेरी? मैम। ओके। तो आपको क्या करना है शरीर रचना वाली बुक से, पढ़ बताइए? कर आना है। पढ़कर आना है, ठीक है? तो सभी लोग पढ़ के आएंगे अच्छे से कल, और हम कल मिलेंगे। एक्चुअली मेरी फिर लैपटॉप हैंग होने लगा, मैं जानती हूँ ना, ये हैंग करने का काम है। हाँ, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ के आइएगा, और सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिए पढ़ाई में, ठीक है? तो आज का हम लेफ्ट कर सकते हैं सभी लोग, लेकिन पहले प्रेयर करा दो। तो कौन प्रेयर कराएंगे? Who else want to do prayer? बॉयज को भी देना चाहिए ना चांस।